नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी कृतिका पाठ्यपुस्तिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसका नाम था इस जल प्रलय में। और उसके प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे कि आप लोग उसको घर से लिख कर लाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। कोई भी डाउट उस चैप्टर से हो तो जरूर क्लियर करें। आज हम अपनी कृतिका पाठ्यपुस्तिका की ही दूसरे पार्ट को यानी कि सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। और ये चैप्टर है मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे मेरे संग की औरतें चैप्टर का जो नाम है, तो ये पूरा चैप्टर, पूरा पाठ जो है महिलाओं पर आधारित है। और औरतें यानी कि यहाँ पर मृदुला गर्ग जी ने अपने जो 5 जनरेशन्स यानी कि उन्होंने अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी माँ और बाकी अपने परिवार के एक तरह से अपनी पूरी 4 से 5 जनरेशन्स को यहाँ पर बताया है कि किस किस तरह का स्वभाव है हर एक जो उनके परिवार की महिला है उनका। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें महिलाओं के बारे में इस पाठ में बताई गई हैं और उस समय के बारे में बताया गया है कि कैसी एक तरह से सोच थी महिलाओं के लिए, या महिलाओं की कैसी सोच थी उस टाइम पे, और अब कैसे धीरे धीरे महिलाओं की जो विचार हैं उनमें अंतर आ रहा है और लोगों का भी नजरिया महिलाओं के प्रति बदल रहा है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर मेरे संग की औरतें और लेखिका है मृदुला गर्ग जी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है इसमें लेखिका ने अपनी जो 5 पीढ़ियां यानी कि अलग अलग जो उनके परिवार में जितनी महिलाएं रही हैं, उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ, उनकी जो मौसी हैं या उनकी जो बहनें हैं, अपनी बहनों के बारे में। तो उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर महिलाओं के विषय में बताया है और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक एक चीज अगर आप पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा आपको आनंद भी इसमें आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। मेरे संग की औरतें। लेखिका कहती हैं, मेरी एक नानी थी। अब वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं। कहती हैं, मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें देखा नहीं। वो कहती है मेरी एक नानी थी और वो कहती है जाहिर है क्योंकि जब माँ है तो माँ की भी माँ रही होंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा मेरी एक नानी थी जो कि जाहिर है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि माँ है तो उनको भी किसी ने जन्म दिया होगा, उनकी भी कोई माँ जरूर रही होंगी। लेकिन लेखिका कहती है कि पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका बताती हैं कि जब मेरी माँ की शादी हुई, यानी कि लेखिका के जन्म से पहले ही, यानी कि उनकी माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को कहानियां कहनी पड़ी। अब देखिए क्या होता है, हम नानी दादी जो हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चों के लिए, वो अक्सर कहानियां गढ़ते हैं, कहानियां कहते हैं। और खास तौर पर बच्चों को अपनी नानी से बहुत ज्यादा लगाव होता है क्योंकि उनको नानी के घर पर अपने घर से भी दुगना प्यार मिलता है, नानी के घर पर अपने घर से भी दुगना स्नेह मिलता है और एक तरह से लाड़ दुलार मिलता है, जिसमें यानी कि वहां पर जाकर उनकी सारी गलतियां भी भुला दी जाती हैं। तो इस कारण क्या होता है, बच्चों के दिमाग में वो चीजें ज्यादा एक तरह से मेमोरी के रूप में रहती हैं और वहां पर उनकी नानी उनके लिए बहुत सारी कहानियां कहती है या बहुत सारे किस्से उन्हें सुनाती हैं। और इसी तरह से हमारी जो दादी है वो भी हमें पुराने समय की कहानियां किस्से सुनाती है। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि शायद
नानी से कहानी न सुन पाने के कारण, क्योंकि नानी की मृत्यु तो माँ की शादी से पहले ही हो गई थी, तो नानी से कहानी न सुन पाने के कारण लेखिका कहती हैं तब हम तीनों बहनों को खुद ही कहानियां कहनी पड़ी कि हमने नानी से कभी नहीं सुनी तो हमने खुद ही कहानियां कहना शुरू कर दिया। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो परंतु नानी की कहानी जरूर सुनी। लेखिका कहती हैं कि भले ही हमने अपनी नानी से कहानियां ना सुनी हो, यानी कि अपनी नानी से हम ना मिले हों, भले ही हम नानी के संपर्क में ना रहे हों, परंतु नानी की कहानी हमने जरूर सुनी है। यानी कि किस तरह की थी हमारी नानी, किस तरह की, जैसे होता है ना कि आपकी दादी भी जब आपको पुराने समय के किस्से सुनाती हैं, आपके दादाजी आपको पुराने समय के किस्से सुनाते हैं, भले ही आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उस टाइम पे वो अपने भाइयों, अपने माता पिता या अपनी एक्टिविटीज, अपने जो भी उन्होंने बचपन में काम किए हैं उन सबको वो बताते हैं। तो आप क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो वो कहती हैं कि भले ही हमने नानी से कहानी नहीं सुनी थी लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी, यानी कि नानी के बारे में हमने जरूर सुना था, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने जरूर जाना था कि वो किस तरह की महिला थी, किस तरह के उनके विचार थे। तो वो कहती हैं और बहुत बाद में जाकर, वो कहती हैं बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ आया था। यानी कि वो कहती हैं कि हमने नानी के विचार, नानी की सोच या नानी की जिस तरह से नानी थी, उनके बारे में हमने कहानी तो सुनी थी लेकिन उसका मीनिंग हमें बहुत बाद में समझ आया। देखिए, जो जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे मम्मी पापा बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद हम, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, देखिए वो कैसा होता है, बचपने वाला होता है। लेकिन जब हम जीवन में आगे बढ़कर उन चीजों को स्वयं अनुभव करते हैं, कहीं पर हमें लगता है कि यार ये गलत हो गया, और फिर हमें याद आता है कि ये तो हमारे माता पिता ने हमें समझाया था, सिखाया था, बताया था, तो उस टाइम पे हमें उनकी वो सारी बातें जो है याद आती हैं। यानी कि ये सारी चीजें हमारे माता पिता हमें बताते हैं, लेकिन असली जो हमें मर्म समझ आता है वो हमें समझ आता है अपने जीवन के अनुभवों से। तो यहाँ पर लेखिका कहती है सबसे पहले तो इतना जाना कि मेरी नानी पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पर्दा नशी औरत थी। वो कहती हैं कि शुरुआत में हमने केवल इतना जाना था कि उनकी नानी जो थी वो पारंपरिक थी, यानी कि एक तरह से होता है ना कि जो पारंपरिक जो रीति रिवाजों को मानते हैं, जो अपनी सभ्यता संस्कृति को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और सभी परंपराओं को पूर्ण रूप से निभाते हैं। और दूसरा, वो अनपढ़ थी। और तीसरा, लेखिका कहती हैं कि वो पर्दा नशी थी, वो हमेशा पर्दे में रहती थी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करना, लोगों के सामने एक तरह से स्वयं को प्रदर्शित करना या अपनी चीजों का दिखावा लोगों के सामने करना उनको पसंद नहीं था। अब देखिए, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, क्योंकि पहले के टाइम में जो शादियां होती थी बहुत कम उम्र में ही हो जाया करती थी। खास तौर पर जब लेखिका इस कहानी को लिख रही हैं तो वो समय तो फिर भी बहुत ज्यादा पुराना रहा होगा। तो तब क्या होता था कि शादी 10 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाती थी। तो शायद लेखिका की दादी की नानी की शादी भी इसी उम्र में हो गई होगी, और शादी के बाद उनके पति जो है तुरंत उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत यानी कि बाहर चले गए। तो लेखिका कहती हैं कि कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज में के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर ना पड़ा और ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि
जब उनके पति जो है उन्हें छोड़कर विलायत चले गए तो वहां पर विलायती पढ़ने से उन्होंने काफी सारी चीजें वहां की सीख ली, वहां का रहन सहन सीख लिया, वहां का एक तरह से रीति रिवाज वहां के सीख लिए। अब वो घर जब लौटे तो वो उसी अंदाज में रहने लगे। यानी होता है ना कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, तो जब वो अपने जॉब पर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, तो वो अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन जब वो फिर घर पर रहने लगते हैं या घर आते हैं तो फिर वो अपने तरह से रहते हैं, अपने तरह से उस काम को करते हैं। उनका वही एक लिहाजा हो जाता है, तरीका हो जाता है किसी भी काम को करने का। तो लेखिका कहती है कि जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने कैम्ब्रिज चले गए और वहां से जब वो डिग्री लेकर लौटे तो वहां के रीति रिवाजों, जो विलायती रीति रिवाज थे, यानी कि वहां का रहन सहन की किस तरह से वहां पर रहा जाता है, किस तरह का खान पान है, कैसे वहां पर ब्रेकफास्ट किया जाता है, कैसे लंच किया जाता है, कैसे डिनर, कैसे कपड़े पहनने के तौर तरीके हैं, कैसा उठना बैठने का तरीका है, वो सारी चीजें उन्होंने अपना ली। लेकिन जो लेखिका की नानी थी उनके रहन सहन पर, जबकि उनके पति इस तरह से रहने लगे, लेकिन उनके रहन सहन पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा या आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर किया। यानी कि कभी भी उन्होंने इच्छा नहीं जताई कि आप इस तरह से क्यों रह रहे हैं, कभी आकांक्षा नहीं जताई कि कुछ वो ऐसा करें कि वो उनकी मर्जी का हो, कभी उनकी पसंद नापसंद कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पसंद है, या आप ऐसा कीजिए, इस तरह से काम करना मुझे पसंद है, या कोई भी चीज फैमिली में रहते हुए उनकी नानी ने कभी भी उनके नाना जी पर इस तरह से अपने पति पर किसी भी बात का कोई इजहार, किसी भी बात को उन्होंने नहीं कहा। पर जब कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, क्योंकि देखिए जो उनकी जो नानी थी उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शादी है वो भी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी, और उस पर फिर उनकी जो 15 वर्षीय इकलौती बेटी थी, यानी कि लेखिका की जो माँ थी, अब उनकी उम्र बहुत कम थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो, शायद 25 से 30 साल की उम्र की रही होंगी। तो वो कहती हैं जब कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो उन्होंने जब अपने आप को मौत के करीब पाया तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी, यानी कि जो लेखिका की माँ थी, मृदुला गर्ग जी की जो माँ थी, उनके विषय में बताया। वो कहती हैं उनकी शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वो बहुत ही एकदम से मुंह जोर हो उठी। अब देखिए उन्हें पता चल गया कि शायद अब वो मृत्यु के करीब हैं, यानी कि उनकी कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ी होगी या शायद कुछ ऐसा उनको फील हुआ होगा। तो उन्होंने जब अपने आप को मौत के करीब पाया इतनी कम उम्र में ही, तो उन्हें अपनी इकलौती बेटी की शादी की फिक्र होने लगी, और जिस कारण अब देखिए कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती हैं। तो वो कहती हैं कि इसी कारण वे इतना मुहजोर हो उठी। देखिए पहले के उनके चरित्र को बताया है कि कभी उन्होंने अपनी कोई पसंद नापसंद, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई भी चीज अपने पति के साथ कभी शेयर नहीं की। वो हमेशा पर्दे में रहती थी, हमेशा रीति रिवाजों को, परंपराओं को निभाने वाली महिला थी, और कभी भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन आज उन्हें जब अपनी बेटी की चिंता हो गई, अपनी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब किसी भी क्षण, किसी भी समय जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी बेटी को का विवाह कैसे होगा, मेरी बेटी का विवाह किस तरह के व्यक्ति से होगा। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, और वह उसी बात पर इतना मुहजोर हो उठी। देखिए कोई इंसान जब बहुत ज्यादा किसी एक होता है ना कि उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई, कि वो काम चुप रहकर नहीं होने वाला था, अब वो काम इस तरह से शांति से नहीं होने वाला था, तो अब वो मुंह जोर हो उठी, बहुत बोलने वाली हो गई। नाना जी से उन्होंने कहा, वे पर्दे का लिहाज छोड़कर,
यानी कि जिस तरह से वो हमेशा पर्दे में रहना चाहती पर्दे में रहती थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं बतियाती थी, बहुत ज़्यादा उनका जो मेल-जोल काफ़ी सारे लोगों के साथ नहीं था। तो उन्होंने अब नाना जी से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। अब देखिए, एक महिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन, यानी कि अब वो अपने आप को भले ही वो उम्र की में बहुत छोटी हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पर्दे में बिताया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है परंपराओं, रीति रिवाजों को मानने में बिताया। उन्होंने पूरे जीवन किसी भी बात की इच्छा जाहिर नहीं की, कोई आकांक्षा नहीं की, कोई उम्मीद किसी से नहीं रखी। आज वो अपने पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त, यानी कि उनके पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए, हैरान रह गए सब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस तरह से बिताया, आज वो कैसे पर्दे का लिहाज छोड़कर किसी पुरुष से मिलना चाहती हैं। और उन्होंने देखिए, जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से तो क्या, खुद अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर कह रही कि जिस औरत ने कभी भी दूसरे मर्दों से तो क्या, यानी कि अपने रिलेटिव से क्या, अपने आसपास के लोगों से क्या, यानी कि पराए मर्दों से तो क्या, अपने खुद के पति से जिसने कभी भी मुंह खोलकर अपनी बात नहीं की, अपनी बात, अपनी इच्छा नहीं रखी, अपनी आकांक्षा नहीं रखी, अपनी कोई बात अपने पति के सामने नहीं रखी, आज वह आखिरी वक्त में एक अजनबी से क्या कहना चाहती हैं, इस बात को सोचकर सब दंग रह गए कि आज वो आखिरी वक्त में। तो देखिए यहाँ पर एक गहराई में सोचने वाली बात है कि इसका मतलब वो ये सारी चीजें केवल और केवल बाहरी तौर पर करती थी, अंदर से वह भी बहुत ही ज्यादा खुले विचारों वाली महिला थी। यानी कि जो इतना ज्यादा अंदर से सोच सकती है। अब देखिए कौन है वो अजनबी व्यक्ति, आगे देखेंगे आप कि आखिरी वक्त में वो अजनबी व्यक्ति से आखिर क्या कहना चाहती है। पर नाना जी ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। तो उस टाइम पे नाना जी ने भी बहुत ज्यादा उनसे सवाल जवाब नहीं किया, वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। उन्होंने भी देखा कि ये अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ इस तरह की बात कर रही है, तो जरूर इसमें कुछ लॉजिक होगा, जरूर इसमें कोई बड़ी बात होगी। उन्होंने वक्त बहुत कम है इसके पास और ये मौका सही है, ये सोचकर सवाल जवाब में उन्होंने वक्त बर्बाद ना करने के बजाय फौरन अपने दोस्त को जाकर लेवा लाए, फौरन अपने दोस्त को बुला लाए और अपनी बीवी के हुजूर में पेश किया, यानी कि अपनी बीवी के सामने लेकर आ गए और कि यहाँ पर ले आए। अब जो नानी ने कहा, तो देखिए उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, अब जो बात उनकी नानी ने कही, अब वो कितनी देखिए एक तरह से अब आप पाएंगे कि जिस महिला ने, हम कहते हैं ना कि हमें जो एक तरह से खुले विचार रखने से और बहुत पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने से ऐसा नहीं होता। हमें, अगर हमें अपने दिल से विचार खुले रखने, हमें रूढ़ियों को फॉलो नहीं करना है, हमें गलत चीज का प्रोत्साहन नहीं करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाजों को छोड़ दो, अपने रहन सहन, अपने तौर तरीकों को छोड़ दो, या अपना जो आपकी संस्कृति सभ्यता है उसको छोड़ दो। ठीक है, मॉडर्न बनना है, लेकिन बनना है उन रूढ़ियों से, उन गलत धारणाओं से, उन गलत विचारों से, उस गलत सोच से, ना कि आपने सुंदर कपड़े पहन लिए, आपने छोटे कपड़े पहन लिए और आपने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली और आप मॉडर्न हो गए। ये मॉडर्न होना नहीं होता। देखिए आप उनकी नानी की बात यहाँ पर सुनेंगे कि जो नानी ने कहा वह भी हैरतअंगेज था। यानी कि आज जो नानी ने कहा, देखिए क्यों उन्होंने अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे पहले तो इतनी हिम्मत दिखाई, इतना मुंहजोर कैसे वो हो गई कि उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे आपके मित्र प्यारे लाल शर्मा से मिलना है। और फिर
अब जो उन्होंने कहा उसे देखिए, उन्होंने उन प्यारे लाल शर्मा जी से कहा, देखिए अपने पति से नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने प्यारे लाल शर्मा जी से कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। तो देखिए, क्योंकि वो मृत्यु के करीब थी और उनको उनकी बेटी 15 वर्ष की थी और वो चाहती थी कि उनके बेटी के लिए वर जो है उनके पति नहीं बल्कि प्यारे लाल शर्मा जी ढूंढे। तो वो कहती हैं कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करें, मेरे पति तो साहब हैं। क्योंकि उनके पति ने बैरिस्ट्री पढ़ने के बाद अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया था वो एक साहबों वाला परिवर्तन था, यानी कि जिसमें एक भारतीय संस्कृति की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की और जो एक लगाव होता है फैमिली से, वो बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी उनके पति के व्यवहार में। तो उन्होंने कहा मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। वो कहती हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमारदार से हो, क्योंकि उनके पति अगर अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय करेंगे तो वो खुद भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे, यानी कि किसी और बैरिस्टर के बेटे को चुनेंगे। तो वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमारदार यानी कि आज्ञाकारी से हो, यानी कि जो बिल्कुल साहबों को फॉलो करे, जो साहबों के रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करे। वो कहती हैं कि आप अपनी तरह आजादी का कोई सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कितनी बड़ी लाइन है, आप ये सोचिए। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमारदार से हो, और आप अपनी तरह कोई आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी कि जिसने अपने, अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि उनकी नानी के अंदर देश प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। वो एक आजादी के सिपाही से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं। तो देखिए लेखिका कहती हैं, कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर, यानी कि जिस औरत ने आज तक अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ना तो अपने पति से कभी अपनी आजादी की बात की, ना कभी अपनी फैमिली से कोई आजादी की बात की, कभी ना अपनी आजादी को समझा कि मुझे भी तो कुछ राइट है, मुझे भी तो कुछ अधिकार है, मेरे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं भी तो स्वतंत्रता से सांस ले सकती हूँ, मैं भी तो कुछ अपनी मर्जी का काम कर सकती हूँ। जिस औरत ने एक तरह से, जो पूरी तरह से अपनी आजादी से बेखबर थी, यानी कि जिसको खुद की आजादी के बारे में पता नहीं था कि मेरे क्या राइट्स हैं, वो औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक पर्दे में रहने वाली महिला जो है किस तरह से अंदर से कितनी मजबूत है, उनके अंदर देश प्रेम की भावना, देश की आजादी के प्रति कितनी भावना है। वो कहती हैं कि बाद में समझ आया कि दरअसल वह निजी जीवन में काफी आजाद ख्यालों की रही होंगी, जो उनकी पर्सनल लाइफ रही होगी उसमें वो काफी आजाद ख्यालों की रही होंगी। यानी कि वो जिस तरह से उन्होंने कभी अपने पति को नहीं टोका, कभी अपने पति को किसी चीज के लिए नहीं रोका, या कभी भी उन्होंने अपने पति का जो साहबों वाला तरीका था उसके लिए कुछ नहीं कहा, किस तरह से उन्होंने एक स्पेस बनाए रखा अपने पति के रहन सहन, अपने पति के एक तरह से हर चीज में, उसी तरह से उनका भी एक स्पेस था अपने पति से, यानी कि वो बिल्कुल, उनका रहन सहन और उनके पति के रहन सहन में काफी अंतर था। तो इस तरह से लगता है कि वो कभी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना जी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया और ना ही उसमें साझेदारी की, यानी कि कभी भी उन्होंने नाना जी की जिंदगी में, उनके रहन सहन में, उनके रीति रिवाजों में कोई दखल डाली और ना ही उन्होंने उसमें कोई साझेदारी की, यानी कि कभी भी वो उनकी साझेदार भी नहीं रही उन रीति रिवाजों को निभाने में, उस तरह के रहन सहन को जीने में।
पर अपनी जिंदगी को वो ढंग से जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न हो, असली आजादी कुछ ज्यादा ही है। यानी कि जिस तरह से वो यहाँ पर बताती है लेखिका कि उन्होंने, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने ढंग से जिंदगी को जिया, और जैसे घरेलू तरीके से, पारंपरिक तरीके से, उबाऊ तरीके से और खामोश तरीके से उन्होंने जिस तरह से जिंदगी जी, तो आज का जो क्रांतिकारी है वो चाहे खुद कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वो दूसरों की तरह जीने में, दूसरों के, या देखिए उनके पति भी उनको फोर्स कर सकते थे, या वो एक तरह से अपने पति को कह सकती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ना तो अपने पति के रहन सहन में कोई साझेदारी की, ना ही अपना तरीका उन्होंने बदला। वो जिस तरह की थी उसी तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो ये एक असली आजादी ये है कि इंसान अपने तरीके से जिए, अपने मुताबिक जिए, कि जिस तरह का उसका रहन सहन है, जिस तरह की उसकी सभ्यता संस्कृति है, जिस तरह के उसके रीति रिवाज है। आज के टाइम में दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि इंसान जो है भले ही उसके पास उतना नहीं है कि वो सबके बराबर कर सके, सबकी बराबरी कर सके, सबके बराबर बन सके, लेकिन समाज में एक दिखावे की जो ये प्रवृत्ति हो गई है, इस कारण जो है इंसान को मजबूरन वो सब चीजें करनी पड़ती हैं, और फिर क्या होता है कि वो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है। इसमें वो अपने आप को आजाद, उसके अंदर की जो असली खुशी है, उसके अंदर की जो असली हैप्पीनेस है, वो जो है मर जाती है। यानी कि वो अपने आप को बहुत बंधा बंधा, कूढ़ा हुआ, घुटा हुआ महसूस करता है। तो यही है आजकल जीवन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से अपने जीवन को खत्म करने पर एक तरह से उतारू हो जाते हैं। यानी क्योंकि बाहर से दिखावे में वो सब कुछ ठीक है, उनके अंदर बाहर से दिखावा हर तरीके से उनका ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा घुटे हुए हैं, बहुत ज्यादा दबे हुए हैं। तो ये आपकी आजादी नहीं है। आपकी आजादी है कि आप सब कुछ भूलकर, सब कुछ, कि जो इंसान जिस तरह का है वो अपने तरीके से अपने जीवन को जिए, नियमों को माने, कानूनों को माने, लेकिन दिखावे में ना पड़े, किसी भी तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति को ना छोड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लेखिका कहती हैं, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार से हुई। और वो कहती हैं, अब देखिए नानी की शायद कुछ टाइम बाद मृत्यु हो गई होगी, लेकिन कहती हैं इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिससे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी कि अब जो है उनके जो मित्र थे उनके पिताजी के, उन्होंने सच में एक ऐसा व्यक्ति उनकी माँ के लिए चुना कि जो पढ़ा लिखा था, होनहार था, और आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण ICS के एग्जाम में जिसको बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में, यानी कि होता है ना जिसको पहले से सब कुछ मिला रहता है, वो इंसान कभी भी मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरे पास सब कुछ है, यानी कि उसको मेहनत करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने चुना ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी कि अगर वो जीवन में कुछ करे तो वो सब कुछ अपनी मेहनत से करे, अपने बलबूते पर करे, अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर करे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने को मजबूर हुई। अब लेखिका आ गई अपनी माँ पर। अभी तक देखिए वो अपनी नानी के विषय में बता रही थी, देखिए कैसे विचारों में परिवर्तन आया है, और कैसे अभी आप देखेंगे ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है और बहुत सारी चीजें हैं इस पाठ में। तो वो कहती हैं कि जो उनकी माँ थी बेचारी, अपनी माँ, क्योंकि उनकी माँ बहुत सीधे साधे ख्यालों की थी, एक पारंपरिक विचारधारा वाली थी, संस्कृति सभ्यता को मानने वाली थी, और वो अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने
और उच्च विचार के ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी पहनना भी उनको इतना भारी लगता था कि उनकी कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर उसे वो पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यानी कि वो इस तरह की थी कि अ, बहुत ज़्यादा साधारण विचारों वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा साधारण जीवन जीने वाली थी और बहुत उच्च विचार रखने वाली थी। उनका यहाँ तक कि उनका हाल ऐसा था कि उनको खादी की साड़ी जो है बहुत भारी लगती थी और इतनी भारी लगती थी कि उनका कमर जो है चनका खा जाए। रात भर जागकर वो उसे पहनने की प्रैक्टिस करती थी कि ताकि सुबह उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और वो काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक थी। वे कुछ ऐसी नाज़ुक थी कि उनकी सास, यानी कि लेखिका कहती है कि मेरी दादी जो है वो ऐसा कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई और पोछी और छींके पर टांक दी। यानी कि उनकी बहू जो है बहुत ज्यादा नाजुक है। वो कहती है कि गनीमत थी कि किसी ने भी उन्हें छींके से उतारने की पेशकश नहीं की। यानी कि वो अपने माँ के विषय में बताती हैं कि उनकी सास, यानी कि उनकी दादी कहती है कि कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांक दी। यानी कि उसका फिर बाकी और कोई इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी और कोई प्रयोग नहीं करना है। तो इसी तरह से उनकी बहू को भी जीवन में किसी ने भी यह गनीमत नहीं की कि उन्हें छींके से उतारे। यानी कि कोई, किसी ने भी परिवार के सदस्य ने उन्हें कभी कोई ऐसा कष्ट, कभी कोई ऐसा काम करने नहीं दिया। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिफरेंस है उनकी माँ और उनकी नानी माँ में। तो आप देखेंगे किस तरह से उनकी जो माँ है वो आगे जाकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उनकी माँ के विषय में क्लियर होती हैं कि किस तरह से जो उनकी माँ है वो बिल्कुल कोई भी घर का काम नहीं करती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को का भी कभी पालन-पोषण नहीं किया। सब काम उनके पिताजी करते हैं। उनकी माँ का पूरा दिन जो है केवल पढ़ने में, किताबें पढ़ने में जाता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें जो पढ़नी है, समझनी है। पाठ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी सीख देने वाला भी है। तो इस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज़ कीजिए। कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।